वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस सेशन में लेकर के आई हूं, जो 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस की एक सीरीज है, जिसमें 50 क्वेश्चंस में लेकर के आई थी। 50 क्वेश्चंस में हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक, एंड रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। सो उन रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, जो भी PYQ सॉल्व करेंगे, जब भी हम MCQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ साथ हम along with the questions we solve, we study about the theory part as well. Theory part in the sense, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो अगर उसको आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रिमेन नहीं रह सकती है, वो रिटेन नहीं कर सकते आप। इसलिए हम समझ के पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम तक उन चीजों को अच्छे से याद करके रख पाए अपने माइंड में, राइट। सो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके थ्योरी पार्ट को भी देखेंगे, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, किस तरह से इसका क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ था, किस थ्योरी के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। एंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शन से भी क्या नए क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, जहां पे हमें जरूरत होगी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट JRF 2022। इससे पहले के सेशंस में मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे सेशंस को नहीं देखे हैं यूट्यूब पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए एंड आप अवेल कर पाए मेरे कोर्सेज को, एंड मेरे जो भी मैं सेशंस लेती हूँ उसको आप इजीली अवेल कर पाए। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल पे जो भी मैंने वीडियोस प्रीवियसली अपलोड किए हैं, अगर उनको नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो लेबर वेलफेयर के लिए या फिर वो क्वेश्चंस हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट। सो 30th क्वेश्चन हमारा जो लास्ट सेशन का था, लास्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट सेशन वाज the second national commission on labor recommended that once a union is granted recognition status of the union should be valid for a period of। तो आपको कितने टाइम के लिए वो वैलिड रहेगा वो बताना था। सो सही आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, 4 years, राइट। सो इसी तरह हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हियर द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज ऑफ द ESI कॉर्पोरेशन शैल बी मेड बाय द वैल्यूज विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके सामने ऑप्शंस हैं 2 years, 5 years, 4 years एंड 3 years। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर द क्वेश्चन। फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आई कैन गिव यू 10 seconds and for long questions I can provide you 15 seconds. So your time is starting now. So here the right answer for this question is option number 4, 3 years. यहाँ पे 3 years की बात की गई है, जिसमें valuation of the assets liabilities of the ESI corporation shall be made by the values with approval of the central government of 3 years. So यहाँ पे 31st का right answer होगा option number 4. Let's move to the next question. The question is, which of the following is not true relating to the Constitution Department of the Committee under the Factories Act 1948? आपके सामने ऑप्शंस हैं। The Chief Inspector of the State shall be the chairman. Option 2, there should be a representative of the Meteorological Department of the Government of India. Option 3, there should be one representative of the State Legislative Assembly. Option 4, there should be a representative of the local authority within whose jurisdiction the factory is to be located. आपके सामने ऑप्शंस हैं। आप क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड करिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
So here the correct answer for this question is option number third. The right answer for this question is there should be one representative of the state legislative assembly. Right? So question number 32 ka option number third would be the right answer. Let's move to the next question. The question is calculate the amount of bonus an employee shall get under the Payment of Bonus Act 1965 at the highest rate of 20% of his wages salary is Rs 18,000 per month. आपके सामने ऑप्शंस हैं 14,000, ऑप्शन टू Rs 16,800, ऑप्शन थर्ड 16,000 and option number 4 Rs 36,000. So here the correct answer for this question is option number 2, 16,800. Let's move to the next question. Question number 34. Calculate the amount of compensation that an employee is to be paid who suffers from permanent total disablement from an injury under the Employees Compensation Act 1923. Monthly salary of employees Rs 21,000 and the relevant factor is 216.91. So आपके सामने options है. आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. So here the correct answer for this question is option number third, Rs 10,41,168. राइट आपने आई गेस आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा होगा कि उसमें क्राइटेरिया क्या दिया गया. मंथली सैलरी Rs 21,000 के बेसिस पे ये कैलकुलेशन है. सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर. राइट सो यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की बात की गई है. राइट आपको बता दूं कुछ लोगों को ये लग सकता है कि जब डेथ होती है किसी भी एम्प्लॉयज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द प्रेमाइसेस या फिर वो काम के ड्यूरेशन ही उसकी डिमाइस होती है, कोई उसके साथ लाइक मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. तो डेथ के केस में कितने लोगों को लगेगा कि डेथ के केस में ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है एम्प्लॉय को रादर देन एक्सीडेंट. बट ये ट्रू नहीं है. ज्यादा कॉम्पेंसेशन इन लाइक अगर आपके लाइक कोई किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसी घटना हुई, ऐसा हादसा हुआ जिसमें वो मतलब परमानेंट डिसेबल हो गया काम करने के लिए, लेकिन वो अलाइव है, वो जिंदा है बट वो परमानेंटली डिसेबल हो गया किसी काम को करने के लिए, तो उस केस में उसको ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है रादर देन डेथ. डेथ के केस में कंपेयर किया जाए कि डेथ में ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है रादर देन डेथ. राइट सो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अनअवॉइडेबल circumstances beyond the control of the employer for closing down of an undertaking under the Industrial Dispute Act 1947. आपके सामने ऑप्शंस हैं financial difficulties including financial losses, option 2 accumulation of indisposed of stock, option C the expiry of the period of the lease or license granted to it, option D in case of an undertaking engaged in mining operations, exhaustion of the minerals in the area in which such operations are carried on. आपके सामने ऑप्शंस हैं कोड्स 1 A, B and C, option 2 A, C and D, option 3 B, C and D.
एंड ऑप्शन नंबर 4 A, B, C एंड D. सो आपको फाइंड करना है विच वन इज द करेक्ट. So here the correct answer for this question is option number 4 A, B, C and D. All are the correct options as per the question. You can see आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड. यहाँ पे नॉट पूछा था, तो इनमें से सारे ही ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कंसीडर नहीं किए जा सकते हैं. टू बी अनअवॉइडेबल circumstances beyond the control of the employer for closing down of an undertaking under the Industrial Dispute Act 1947. आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपने देखे होंगे. ऑप्शंस क्या है? financial difficulties including financial losses, accumulation of indisposed of stock. Option C, the expiry of the period of the lease or license granted to it. And option D, in case of an undertaking engaged in mining operations, exhaustion of the minerals in the area in which such operations are carried on. So ये सारे ही options as per the question would be right. So A, B, C and D all are all of the above. So यहाँ पे option number 4 would be the right answer. थर्टी सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हजार्डस employment? Let me read the question again. Which of the articles of the Indian constitution, which article of the Indian constitution prohibits the employment of children in factories, mines and other hazardous एम्प्लॉयमेंट? सो इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इन सारे चीजों से डील करता है, लाइक प्रोहिबिट करता है, लाइक employment of children in factories, in mines and in other hazardous employment. So कौन सा ऑप्शन, कौन सा आर्टिकल डील करता है, आपको बताना है. So here the correct answer for this question is option number 3rd, Article 24 would be the right answer. Alright, Article 24 बात करता है prohibition of children in factories, in mines and in hazardous employment. Option question number 37 देखेंगे. Under the Payment of Wages Act 1936, for which of the following establishment the state government is the appropriate government? आपको बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट इनमें से कौन से सेक्शन के लिए, कौन से पार्ट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा. राइट, बाकी के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, इनमें से एक है जो बिलोंग करता है स्टेट गवर्नमेंट से. So here the correct answer for this question is option number 3rd would be the right answer. Airports, option number 1, option number 2 mines and oil fields and option number 4 railways. ये सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं एक्सेप्ट पोर्ट्स एंड डॉक्स. पोर्ट्स एंड डॉक्स से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, बाकी के स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. Yes, let's move to the next question. For calculation of the bonus to be paid to an employee under the current provisions of the Payment of Bonus Act 1965, which of the following shall be taken into consideration? आपको बताना है इनमें से कौन सा कंसीडर किया जा सकता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोनस टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय अंडर द करेंट प्रोविजन. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. Option number 1, 7,000 rupees of the minimum wage for the
scheduled employment as fixed by the appropriate government, whichever is higher per month. Option 2 देखेंगे 7,500 rupees are the minimum wages for the scheduled employment as fixed by the appropriate by the central government, whichever the higher per month. एंड ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे 8,000 रुपीज पर मंथ. ऑप्शन फोर्थ देखेंगे द मंथली वेजेस और सैलरी ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉई सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 21,000 रुपीज. आपके सामने ऑप्शंस है, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. So here the right answer for this question is option number 1. 7,000 rupees or the minimum wage for the scheduled employment as fixed by the appropriate government, whichever is higher per month. So आप देखेंगे option 1 and 2 is the similar. सिर्फ आप एक चीज का उसमें फर्क पाएंगे. यहाँ पे दिया गया है appropriate government and option number 2 में दिया गया है आपको दिया गया है central government. सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये आप जो ऑप्शन है वो आएगा लाइक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. चाहे दैट कुड बी एनीथिंग, लाइक स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है लाइक इसीलिए उसमें ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है. एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स दैट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और कैन बी स्टेट गवर्नमेंट. एंड ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, राइट. सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ना होकर के ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. मैच द अथॉरिटीज अंडर लिस्ट ए विथ रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन अंडर थ्योरी आर कवर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर लिस्ट बी. लिस्ट ए एंड लिस्ट बी दिया गया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है. आपके सामने ऑप्शंस है. ऑप्शन ए देखेंगे कमिश्नर, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी रिकवरी ऑफिसर, ऑप्शन डी सर्टिफाइंग सर्जन. आपके सामने लिस्ट बी में ऑप्शंस दिए गए हैं. सो आपको करेक्टली मैच करना है, राइट. सो ऑप्शन 1 देखेंगे द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. सेकेंड दिया गया है द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. थर्ड दिया गया है द माइंस एक्ट 1952. फोर्थ है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. सो आप एक बार क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए एंड एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लीजिए या फिर कोई कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. अगर इनमें से आपने एक को भी मैच कर लिया तो आपको आंसर के पास बिल्कुल करीब हो जाएंगे आंसर के. एंड अगर 2 आपको आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फिर इसका मतलब कि आपको आंसर आता है. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देखें जिनको देख के लगता है कि ये तो क्वेश्चन पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है या फिर आप भूल गए, क्योंकि ईयर्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, तभी भी डर जाते हैं स्टूडेंट्स. कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सच में थोड़ा हार्ड होते हैं, उनकी फॉर्मेशन थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ईयर्स दिए गए होते हैं, तो उनमें भी थोड़ा मैच करना मुश्किल होता है. लेकिन कोई एक अगर आपको उसमें से पता हो तो बाकी के आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. कभी कभी आप कीवर्ड्स को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अच्छा ये इसमें मैच करना चाहिए तो यही होगा, बाकी में देख रहे हैं इसमें तो ये नहीं दिया, इसमें ये नहीं है, इसका मतलब इसका यही सही है. तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. देखेंगे किसका किससे मैच हो रहा है, राइट. सो कमिश्नर का सही मैच होगा द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. सो कमिश्नर का क्या पार्ट होता है, वो किससे डील करता है, एम्प्लॉयज के कॉम्पेंसेशन की बात करता है, राइट. जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में किसी भी तरह का मिस हैपनिंग, सपोज किसी कोई फिजिकली इंजर्ड हो गया, किसी की डेथ हो गई प्रीमाइसिस में, या फिर अदर तरह का कोई कॉम्पेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन को देना है, तो उससे सबसे पहले कौन डील करता है, दैट इज द कमिश्नर. सो कमिश्नर का जो सही मैच होगा वो होगा द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, राइट. ऑप्शन बी को देखें कंट्रोलिंग अथॉरिटी का किससे मैच होगा,
द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ऑप्शन 3 रिकवरी ऑफिसर का ऑप्शन 1 से मैच होगा। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 एंड सर्टिफाइंग सर्जन का सही मैच होगा द माइंस एक्ट 1952। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड वुड बी द राइट आंसर। 40th question, last question but not the least, last question for this session. Under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947, which of the following statements are not true relating to general prohibition of strikes? आपको पूछा गया है not true। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। ऑप्शन बी during the pendency of conciliation proceedings before a board of conciliation and 14 days after the conclusion of such proceeding. Option C during the pendency of proceeding before a labor court and 2 months after the conclusions of such proceedings. And ऑप्शन डी देखेंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल 3 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। आपके सामने ऑप्शंस है, यू विल हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। So here the correct answer for this question is option number third, B and D would be the right answer। Means क्योंकि इसमें not true पूछा था, तो as per the question B and D would not the right as per the question। क्योंकि इसमें पूछा गया था कि which of the following statements are not true relating to general prohibition of strike। सो जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स की कौन कौन से जो पार्ट है वो जो ट्रू नहीं है इसमें दिए गए थे, तो बी एंड डी होंगे राइट। बाकी ए देखेंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, दैट इज करेक्ट। एंड बी को देखेंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन proceeding before a board of conciliation and 14 days after the conclusion of such proceedings, ये not true है राइट। एंड सी देखेंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ए लेबर कोर्ट एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ये भी ट्रू है। एंड देखेंगे डी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल 3 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ये आपका not true होगा। तो B and D would not true, so option number third would be the right answer, right? So आज के लिए इतना ही, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे एंड आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।